सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एक ज़रूरी बात, तो गाइस हेडफोन लगा लो। और अगर आप हेडफोन नहीं लगाओगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो अभी वीडियो को पॉज करके हेडफोन लगा लो। और अगर आपको डर नहीं लगा तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको थोड़ा सा भी मज़ा आता है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल का नाम है हॉरर हिस्ट्री। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। जैसे हमारी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो के टॉपिक इसी तरह होंगे हॉरर स्टोरी के ऊपर। सो गाइस, रोज़ ही हमारा न्यू एपिसोड आएगा 11 बजे, रोज़ ही सुबह 11 बजे आएगा। सिर्फ संडे को छोड़कर, संडे को नहीं आएगा, बाकी सारे दिन आएगा। सो फ्रेंड्स, चलो आप वीडियो को एंजॉय करो और हेडफोन ज़रूर पहन लेना, ये मैं आपको पहले बता दूं। आज की कहानी नागपुर के रहने वाले इंजीनियर विनीत देसाई की आप बीती है, जिसे वो खुद सुनाएंगे। विनीत देसाई जो ग्वालदम की सुंदर पहाड़ियों में अचानक उस सच से टकरा गए जिसने उनका बहुत कुछ छीन लिया। शायद मैं और मेरी वाइफ प्रज्ञा अभी कुछ महीने पहले नागपुर से उत्तराखंड के ग्वालधाम में शिफ्ट हुए थे। ग्वालधाम हमें पहली नजर में इतना सुंदर लगा कि बता नहीं सकता। और कुछ ही दिनों में सर्दी का मौसम भी आ गया। झील और झरनों वाले इस छोटे से पहाड़ी टाउन की सर्दी इतनी सुंदर लगी कि हम सोचने लगे कि लोग लाखों खर्च करके स्विट्जरलैंड क्यों जाते होंगे। जन्नत तो यही है हमारे अपने देश में। पर जल्द ही हमें सर्दी का असली मतलब समझ में आ गया, जब आसपास का सारा इलाका झील और झरने बर्फ की चादर से ढक गए। हम 24 घंटे दो स्वेटर के ऊपर जैकेट, वुलन सॉक्स और फर वाले दस्ताने पहने हुए भी सर्दी से दांत किटकिटाते रहते। दिन की धूप ऐसी लगती जैसे बदन में थोड़ी सी जान आ गई हो। पर 4 बजे ही सूरज ढल जाता और फिर इतनी सर्दी होती कि हम दोनों के पास अंगीठी के सामने मोटी सी रजाई में दुबक जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। आई देर लग गई आज साइड पे। अब अंदर भी आने दोगी या यही सवाल करती रहोगी? सॉरी सॉरी सॉरी, बाहर बहुत ठंड है, जल्दी अंदर आ जाओ। गिव मी द बैग। अंगीठी जली हुई है। मुझे तो लगता है यहाँ अंगीठी को भी सर्दी लगती होगी। हाँ। भगवान जाने यहाँ के लोग कैसे जीते हैं। अभी हम उस बर्फीली सर्दी से लड़ना सीख ही रहे थे कि कुछ ही दिन बाद हमें एक अलग सा एक्सपीरियंस होने लगा। अक्सर हमें महसूस होता जैसे किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी हो। विनीत, देखो फिर से वही आवाज। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता क्या है ये। देखना तो पड़ेगा ना, कहीं सचमुच कोई हुआ तो है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? कोई नहीं है ना? दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। किसी से पूछा तुमने क्या है ये? क्यों होता रहता है ऐसा? अरे पड़ोस में कोई रहता नहीं है, टाउन में किसी को कुछ पता नहीं, तो पूछे तो किससे पूछे? But I get really scared, विनीत। ऐसी ही एक बहुत सर्द शाम, जब प्रज्ञा अपने सारे काम निपटा के जल्द ही अपनी रजाई में दुबक गई थी, तभी अचानक उससे लगा जैसे मैं उसकी रजाई खींच रहा हूं। पर तभी उसे ध्यान आया कि मैं तो अभी काम से लौटा ही नहीं हूं। और ये सोच के वो अचानक से चौंक उठी। कौन है? कौन है यहाँ?
पर कोई जवाब नहीं मिला। कोई होता तो जवाब देता ना। वहां तो कोई था ही नहीं। प्रज्ञा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और रजाई में घुस के उसे चारों ओर से कस के दबा लिया। कुछ देर बाद आके मैंने डोर नॉक किया। क्या हुआ प्रज्ञा? बोलता क्यों नहीं? कौन है? प्रज्ञा मैं हूँ। दरवाजा खोलो। यहाँ कोई है? विनीत! प्रज्ञा प्लीज ओपन द डोर जल्दी। विनीत, तुम ही हो ना? ओके, ओके, I'm coming. घर के अंदर घुसते ही वो डर के मारे मुझसे लिपट गई और फिर उसने सब कुछ कांपते हुए बताया। मुझे लगा उसका वहम होगा। डरो नहीं प्रज्ञा, क्या हुआ? शांत हो जाओ। आई एम हियर। बोलो क्या हुआ? कोई था यहाँ मेरे पास। मेरी रजाई खींची। What? हाँ, really? कोई रजाई खींच रहा था और कोई वहां था नहीं? तुम भी ना प्रज्ञा। अरे ऐसा होता है, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन या हेलुसिनेशन से ऐसा कभी कभी लगता है। इट्स नथिंग यार, डोंट वरी। मैं आ गया हूं ना। नहीं समझते हो यार, विनीत वाकई कोई था। पर जल्द ही प्रज्ञा को वो अपरिचित सी छाया दिखने भी लगी। अक्सर वो बाहर दरवाजे पर होती थी। वो देखो। क्या प्रज्ञा? अंदर आ रही है। वो देखो। कौन? कहाँ? कौन? कौन आ रहा है? तुम्हारे पास से उधर। वो काली छाया इधर ही आ रही है। इधर देखो। मैं हौसला बढ़ाने को प्रज्ञा के पास गया और उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, प्रज्ञा रिलैक्स यार, कोई नहीं है यहाँ। देखो देखो वहाँ वो सामने बेडरूम में। इधर आओ। वो हमारे बेड पे चढ़ गई है। प्रज्ञा दिखाई क्यों नहीं देता? डैम इट! प्रज्ञा ने मुझे कितना बताने की कोशिश की कि अब वो छाया उसे साफ साफ दिखाई दे रही है, पर मैं कैसे मानता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो हर रोज चुपके से घर के अंदर आकर प्रज्ञा की रजाई खींचकर उसमें दुबकने की कोशिश करती और मुझे कुछ नहीं पता चलता। प्रज्ञा ने बताया कि वो किसी लड़की की छाया है, दुबली पतली सी किसी लड़की की छाया। वो सर्दी से कांप रही है। सुनो सुनो, उसके दांत किटकिटाने की आवाज सुनाई दे रही है। एक आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? हाँ। कुछ बोलो। हाँ सुनाई दे रही। तब मुझे पहली बार उसके होने का एहसास हुआ। यही नहीं, जब प्रज्ञा दिन में अकेली कोयले की अंगीठी के पास बैठी होती तो वो छाया भी ठंड से कांपती हुई उसके पास आकर बैठ जाती और प्रज्ञा उसके डर से कांपती और सिसकती रहती। कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ तो क्या करें हम? देखो प्रज्ञा, प्रज्ञा हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं कोई और घर देखता हूँ। हम दोनों को लगने लगा कि हम हर पल किसी भूत के साए में जी रहे हैं। मैं कोई दूसरा घर तलाश ही रहा था कि एक दिन अचानक अल्मोड़ा में हमारा हाउस ओनर दिखा। मैंने इस सब के बारे में उससे पूछा तो पहले तो वो बात टालने की कोशिश करता रहा, पर फिर उसने जो बताया उसने मुझे और डरा दिया। अब आपसे क्या छिपाना विनीत साहब, ये ठहरा पहाड़, यहाँ देवी देवता भूत प्रेत सब होंगे ही। बात दरअसल ये है कि कुछ साल पहले जब मैं अल्मोड़ा टल्ला बाजार में काम के लिए जाया करता था, मेरी औरत बिमला और हमारी बिना माँ बाप की भांजी रानी इसी घर में रहा करते थे। रानी बड़ी सीधी सादी बच्ची थी साहब, पर बिमला साहब बड़ी झगड़ालू टाइप की औरत थी, इसलिए मैं भी अक्सर उससे परेशान होके अल्मोड़ा ही रुक जाया करता था। पर सच बताऊं साहब, मेरे को ना रानी की बहुत चिंता होती थी, तरस आता था उस बच्ची पे, क्योंकि बिमला रानी को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी।
ना ठीक से खाना देती थी, ऊपर से मारना पीटना तो लगा ही रहता था। बड़ा अत्याचार करती थी उस कमजोर बच्चे पे साहब। और साहब एक दिन अचानक अल्मोड़ा से लौटने पे मुझे क्या पता चला कि वो बच्ची रानी गुजर गई साहब। लोगों से पूछा तो वो बोले, सुबह सुबह जब भारी बर्फ पड़ रही थी, हमको रानी तेरे घर के दरवाजे पे बर्फ से जमी हुई अखड़ी हुई दिखी। शायद रात को गुस्से में तेरी औरत ने रानी को घर से निकाल दिया था और वो बेचारी रात भर इस बर्फीली ठंड में जम गई, मर गई बेचारी। हाँ साहब, उसके कुछ दिन बाद मेरे को एक सुबह बिमला भी वैसे ही दरवाजे के बाहर बर्फ में ठंड से अकड़ी हुई मिली। दम निकल चुका था उसका भी। क्या जाने जब सारे ग्वाल धाम में ऐसी जोर की बर्फ पड़ रही थी तो वो औरत घर के बाहर करने क्या गई थी। ये सुन के मैं बहुत डर गया और उस घर को छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया। पर अभी मैं कोई और घर ढूंढ ही रहा था कि मुझे एक अर्जेंट काम से हेडक्वार्टर दिल्ली जाना पड़ा। मैं प्रज्ञा के लिए बहुत परेशान था क्योंकि प्रज्ञा 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और हमारा बच्चा कभी भी आ सकता था। प्रज्ञा, 4 दिन की बात है। दिल्ली से आते ही हम दूसरे घर में चले जाएंगे, पर मुझे चिंता है तो तुम्हारी प्रेगनेंसी की। तुम जाओ ना प्लीज, डोंट वरी, मैं अपना और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। आई प्रॉमिस। ओके, बाय। ओके, बाय। हैव अ सेफ जर्नी। या थैंक यू। यू टेक केयर। हाँ, बाय। मजबूरी में प्रज्ञा को अकेले ही उस घर में 4 दिन काटने पड़े। जिस दिन मैं ग्वालधाम से बाहर रहा, हर मिनट प्रज्ञा की ही चिंता करता रहता था। और आखिरकार जब मैं ऑफिस का काम निपटा कर घर लौटा तो दरवाजा खुला देखकर कुछ परेशान हो गया। बाहर से आती बर्फीली हवा से बचने के लिए मैंने दरवाजा बंद किया। और प्रज्ञा को आवाज देता हुआ अंदर आया। प्रज्ञा, 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 कहाँ हो तुम? पर जब मैंने उसको अंगीठी के सामने चैन से आग तापते हुए पाया तो मेरी सांस में सांस आ गई और मैंने खुशी से वो सारे गिफ्ट्स दिखाने शुरू कर दिए जो मैं दिल्ली से प्रज्ञा के लिए लाया था। प्रज्ञा, ये देखो, ये शॉल कैसी है? ब्यूटीफुल, isn't it? पश्मीना है, पश्मीना। और ये जैकेट तो देखी ही नहीं तुमने। ये देखो, और ये फोटो फ्रेम अच्छी है ना? पर मेरी सारी खुशी अचानक ही गायब हो गई जब मैंने प्रज्ञा को सिसकते हुए पाया। प्रज्ञा, क्या हुआ? तुम रो? प्रज्ञा, क्या बात? क्या हुआ प्रज्ञा? प्रज्ञा बताओ, प्रज्ञा बताओ। Is everything all right? बोलो प्रज्ञा। तब जो प्रज्ञा ने मुझे बताया उसे सुन के ऐसा लगा जैसे मैं भी ग्वालधाम की बर्फ में जम गया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद से मैं बहुत डरी हुई थी और मैंने पक्का कर लिया था कि आज रात चाहे जो भी हो जाए, दरवाजा कितना भी नॉक हो, मैं नहीं खोलूंगी। उस छाया को अंदर ही नहीं आने दूंगी। और कुछ देर बाद हर दिन की तरह नॉक होना शुरू हुआ, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। पर जब नॉक होने के बाद भी मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उस छाया ने आवाज देनी शुरू कर दी। मामी, दरवाजा खोलो, मामी।
बहुत सर्दी है। मामी, मामी। पर जब फिर भी दरवाजा नहीं खुला तो छाया का रोना गुस्से में बदलने लगा। अरे कहां से आई उसमें इतनी ताकत? इतनी जोर से दरवाजे को धक्का दिया कि लोहे की कुंडी खिलौने की तरह टूट गई। और जैसे ही वो छाया अंदर आई, मुझे गुस्से से खींच के घर से बाहर निकालने लगी। मैं कितना गिड़गिड़ाई, प्लीज प्लीज जो भी हो प्लीज ऐसा मत करो, बहुत सर्दी है, प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं नहीं। पर उसको मुझ पे दया ही नहीं आई, उसने मुझे धक्का दिया और फिर वो छाया घर के अंदर थी और मैं बाहर। दरवाजा खोलो प्लीज, बहुत सर्दी है, प्लीज दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, मुझे प्लीज अंदर आने दो, प्लीज प्लीज। प्रज्ञा न जाने कितने घंटों बर्फीली आंधी में दरवाजा पीटती रही, पर दरवाजा नहीं खुला तो नहीं खुला। ये सारी बातें सुनाते सुनाते प्रज्ञा के रोने की आवाज जैसे कुछ बदलने सी लगी और आवाज के साथ उसका रूप भी भयानक होता गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं देख कह रहा हूं, क्योंकि कुछ ही देर में प्रज्ञा की जगह प्रज्ञा की छाया बैठी दिखाई दी और फिर मेरा ध्यान उसके बगल में गया जहां उस लड़की की छाया भी बैठी हुई थी जिसने प्रज्ञा को इस हाल में पहुंचा दिया था। तभी मुझे ध्यान आया कि जब मैंने प्रज्ञा को अंगीठी के पास बैठा पाया तो उसका पेट बिल्कुल नॉर्मल था। I mean, कोई प्रेगनेंसी नहीं थी। कैसे? मतलब How is it possible? और तभी जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। कौन है? कौन है? पापा दरवाजा खोलो, मैं हूँ। सवाल है कि भला किसी रूह को सर्दी कैसे लग सकती है? जवाब सोचिए।